नाउ देखिए, ये आईडी है, आईडी का फर्स्ट चैप्टर है। नाउ दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आईडी, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। नाउ जो आईडी है वो 2020 से ही हमारा 12th में शिफ्ट हुआ है, तो इसलिए अभी हमारे पास जो इसमें देखिए जो सीबीएसई की जो क्वेश्चन बैंक है हमारे पास, वो इसमें कब से है, एक बार ये देख लेते हैं हम, जो बेसिक लेवल को पता लग जाएगा। ये तो सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस आ गए। नाउ 2020 में पहला पेपर आया था और उसके अंदर इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, नील। मतलब 2020 में फर्स्ट टाइम जो आईडी है वो 12th में इंट्रोड्यूस हुआ था और उसके बाद में उस ईयर में इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ नील लिखा हुआ है, मतलब उस ईयर के अंदर इसमें, क्योंकि उससे पहले ही क्या था, 11th क्लास में था ना। उसके बाद फिर जो आया वो क्या था, एमसीक्यू पेपर हुआ था पूरा, कोविड वाला जो बहस था उसका। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे, तो इनको डिस्कस कर लेते हैं। सारे एमसीक्यू पैटर्न हुआ था 2022 के अंदर। तो देखिए ये जो एमसीक्यू है सेट 1 में, इसमें जो एमसीक्यू 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आए थे वो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द डेमोग्राफिक कंडीशन ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग द। तो ये आपको सबको मैंने स्कैनर दे ही रखा है, आपने भी पढ़ा होगा और सॉल्व किया होगा। थोड़ा एडवांस में करके आओगे आप लोग, सारी चीज़ें एडवांस में करके आइए, पूरे चैप्टर को रिवाइज करके आइए, इसका स्कैनर्स करके आइए, तो हमारी स्पीड मेंटेन हो जाएगी। तो देखिए इसके अंदर कौन सा ट्रू नहीं है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या था, वॉज वेरी हाई, ये सही है। आफ्टर 1921 द एंटर द सेकेंड, ये भी सही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज टू हाई, ये भी सही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज टू हाई, लो थी, है ना, तो ये लो थी, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया सी। और फीमेल लिटरेसी रेट वॉज जस्ट, तो इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट निकालना था। तो इस तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चन दे रखा है। फिर उसके बाद में सेक्टर प्लेड द प्रीडोमिनेंट रोल इन द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, तो इसमें क्या आएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर, ये पता है हमारे को। देन फिर सर्टेन रीजंस का सॉरी स्टेटमेंट का क्वेश्चन दे रखा है। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज correspondingly introduced by the Britishers and the aim of commercialization of agriculture was to support the British industry। तो दोनों ही स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था और वो अपने ही बेनिफिट के लिए उन्होंने किया था, दोनों स्टेटमेंट है सही है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू सर्टेन रीजंस का क्वेश्चन दे रखा है। इंडिया कुड नॉट डेवलप ए साउंड इंडस्ट्रियल बेस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ठीक है। British followed respective trade policies which lead to the rise of the Indian handicraft industries। इसका मतलब इसमें सी ऑप्शन दे रखा है कि असर्शन जो है, रीजंस क्या है, फॉल्स है, कि ब्रिटिश फॉलोड द रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज विच लीड टू द राइज ऑफ इंडस्ट्री। तो हमारे इंडिया के अंदर तो आपको पता ही है कि उन्होंने कोई ऐसा कुछ किया ही नहीं था। तो इसका मतलब इसका जो असर्शन है वो क्या है, लीड टू द राइज ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, जबकि वो क्या हुआ था, डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट हुआ था। हाँ, उसके बाद में फिर आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, में से कौन सा करेक्ट है। तो इसमें देखिए सबसे पहला, ब्रिटिश रूल मेड इंडिया नेट इंपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, बिल्कुल सही है, ठीक है। सॉरी, आइडेंटिफाई द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ब्रिटिश रूल इंडिया मेड द इंडियाज नेट इंपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, जबकि फिनिश गुड्स का था। देखिए जब भी आप एमसीक्यू करेंगे तो सारे ऑप्शन को आपको देखना है, उनको समझना है, उनको उसके बाद में, क्योंकि आप उससे पूरा एक टॉपिक ही कवर हो जाता है बेसिकली। तो ये जैसे आगे ये वाला जैसे अभी टॉपिक है, तो इससे आपका पूरा जो फीचर्स है और फॉरेन ट्रेड वो सारे ही कवर हो जाते हैं बेसिकली। तो हमें एक एक पॉइंट को ढंग से पढ़ना है और फिर देखना है, डायरेक्ट आंसर पे नहीं जाना है। The real motive behind the infrastructure development by the Britishers was to serve the people of India, ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि वो तो मोटिव उनका खुद का सेल्फ इंटरेस्ट था। इंडिया जनरेटेड लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ये सही है, हमारा सरप्लस था। हालांकि वो अलग बात है कि वो सरप्लस इंडिया के डेवलपमेंट पे खर्च नहीं हुआ, है ना। इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंजॉयड वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन, ये तो आपको पता है कि उस टाइम में ये गलत स्टेटमेंट है, जबकि उसका तो डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट हुआ था। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो सी है। तो इसलिए आप देखिए जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की आप तैयारी करेंगे तो उसके सारे ऑप्शंस को आप समझने की कोशिश करिए। उससे क्या होता है कि आपका पूरा एक टॉपिक ही क्या कह रहे हैं, ये भी तो ट्रू है, ए और सी में से कौन सा होगा। ए पॉइंट क्या है, ब्रिटिश कॉलोनी रूल मेड इंडियाज नेट इंपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स था, रॉ मटेरियल थोड़ी था। सॉरी से बोल रहे हैं।
ठीक है ना। वो एक्चुअली हम जो नेट एक्सपोर्टर्स थे वो तो रॉ मटेरियल के थे और इंपोर्टर्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स थे, तो इस वजह से दिस इज द करेक्ट आंसर। देन उसके बाद में ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, तो ये वेरी सिग्निफिकेंट एनसीईआरटी में दे रखा है लाइन टू लाइन, तो आपको पता है कि वीके राव है ना, तो इसमें इन सबका कंट्रीब्यूशन था। देखो ऐसे बिटवीन द लाइन ये एनसीईआरटी की बिल्कुल लैंग्वेज ही, मतलब जो एनसीईआरटी है ना उसकी रीडिंग लगाना बहुत जरूरी है। तो अब ये चीज हमारे सामने निकल के आ रही है कि जो एनसीईआरटी है उसके आपको रीडिंग जरूर लगाना है। अब आपके पास उसकी हार्ड कॉपी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी सॉफ्ट कॉपी अगर आपके पास नहीं है तो मैं शेयर कर दूंगा, या आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाके उसको डाउनलोड कर लीजिए और प्लीज़ एक बार आप उसको रीडिंग ज़रूर लगाइएगा। क्योंकि रीज़न क्या होता है, वैसे तो देखो हमारे नोट्स सारा कवर करता है एनसीईआरटी, बट फिर भी एक रीडिंग लगाना तो ज़रूरी है। तो आप उसमें क्या होता है कि बिटवीन द लाइन अंडर से उठ के आ जाती है चीज़ें, तो ये बिल्कुल एज इट इज़ वहाँ से एक सेंटेंस है उसको उठा लिया और ये सारा दे रखा, तो सब ने कॉन्ट्रीब्यूट किया था बट वेरी सिग्निफिकेंट, तो ये आपको ऐसे रीडिंग लगाना भी ज़रूरी है। ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century द कॉटन टेक्सटाइल मिल मेनली डोमिनेटेड बाई इंडियन एंटरप्रेन्योर्स वर लोकेटेड मेनली। अब देखिए ये भी एनसीईआरटी के अंदर बिल्कुल मैंने जब पढ़ाया तब भी हाईलाइट करवाया था, और ये भी एनसीईआरटी के बिल्कुल है ना। तो इसके अंदर जो महाराष्ट्र है, अब इसी के अंदर एक और दे रखा है कि जो ये कॉटन, और एक क्या दे रखा था, दूसरा क्या है, अब नोट्स में एनसीईआरटी में दे रखा है, एक तो कॉटन टेक्सटाइल्स है अपने नोट्स में भी दे रखा है, और दूसरी क्या होती है जूट इंडस्ट्री थी, है ना। तो वो दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। देन उसके बाद में रीड द फॉलोइंग, ठीक है ना। स्टेटमेंट है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वाज वेरी लो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, सही है। इन द एब्सोल्यूट टर्म्स द देयर वाज अ ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ एग्रीगेट एरिया अंडर द कल्टीवेशन। तो इसके अंदर दोनों स्टेटमेंट सही है, यस और नो, कि भाई ओवरऑल देखा जाए तो एग्रीकल्चर क्या था, प्रोडक्टिविटी लो थी, और एब्सोल्यूट टर्म में देयर वाज अ ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ एग्रियन, जो हमने देखा था कि बस हमारा जो एग्रियन जो कौन सा वाला सेकंड, देखो इन द एब्सोल्यूट टर्म्स देयर वाज अ ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीगेट या एग्रीगेट एरिया अंडर द कल्टीवेशन। तो हम जैसे अचीवमेंट्स ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन पढ़ते हैं उसका सेकंड या थर्ड पॉइंट दे रखा, आप नोट्स में देखना कि अंडर द एरिया ऑफ अंडर द कल्टीवेशन हैज़ बीन इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द ग्रीन रिवोल्यूशन और रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो उसके अंदर दे रखा है कि जो एग्रियन जो था वो जो एग्रियन जो सेक्टर था वो बेसिकली एक्सपेंशन हुआ था, मतलब एरिया अंडर द कल्टीवेशन जो है वो इंक्रीज हुआ था। तो ये कैसे हुआ था उसमें रीज़न बता रखा है कि ऐसा कैसे हुआ था। तो उसका रीज़न यही था कि भाई जब हमने क्या किया, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, मॉडर्नाइजेशन, ये सारी चीज़ की, तो डेफिनेटली पहले फार्मर्स के पास क्या थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, ये सारी चीज़ें नहीं थी, फैसिलिटी। तो इस वजह से क्या था कि बहुत सारा पार्ट अनकल्टिवेट था और कुछ पार्ट ही कल्टिवेट था। बट धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई, सारी चीज़ें हुई, तो उससे एरिया अंडर द कल्टिवेशन जो है वो बढ़ा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो ग्रोथ थी वो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ नंबर्स की बजाय एरिया के अंदर तो ग्रोथ हुई, बट वैसे अगर हम रेट की बात करें तो वो जो ज़्यादा इतनी सिग्निफिकेंटली नहीं थी। देन उसके बाद में देखिए फोर्थ, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बिल्कुल सही है, ठीक है। सरप्लस ऑफ फॉरेन ट्रेड, दोबारा देखो कितना रिपीट ही हुआ है ना ये, वहाँ देखिए वहाँ भी क्वेश्चन आया था और वो भी इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, ये भी ठीक है। इंपोर्ट ऑफ जेम्स एंड ये वाला गलत है, डी ऑप्शन, क्योंकि उस टाइम में क्या था, बेसिकली हमने जो हमारा सरप्लस हुआ उस सरप्लस से हमने पढ़ा ही है, जैसे उसमें फॉरेन ट्रेड के अंदर वॉल्यूम में हमने पढ़ा था कि जो ओवरऑल हमारा फॉरेन ट्रेड वाज इन सरप्लस, बट उसके बाद में वो क्या था, डिडंट ब्रिंग द गोल्ड एंड सिल्वर इन रिटर्न ऑफ इट। तो जो सरप्लस हुआ उसको हमने कहाँ खर्च किया, इसमें खर्च नहीं किया कि हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप किया या हमने गोल्ड और वो सारा हमने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो पता है आपको कि सारा का सारा कहाँ खर्च हुआ था, जिससे हमारा ड्रेन्स ऑफ इंडियाज
ड्रेन्स इंडियाज वेल्थ हुआ था, वो हम अलग से पूरा टॉपिक पढ़ते हैं कि किस तरीके से उन्होंने हमारा पैसा खर्च करके हमारा ड्रेन्स ऑफ इंडियाज वेल्थ किया था। तो इस तरीके से ये ऑप्शन है। थर्ड में देखिए ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, जमींदारी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश to ensure the proper control over the revenue system in India. Zamindari were given the full freedom to the collect the and keep the rent collected by them. तो इसके अंदर बेसिकली जो है बी वाला जो है वो तो फिक्स चार्ज अमाउंट लेते थे ना, देखो स्टेटमेंट 1 is true but 2 is false। मतलब आपने पढ़ा था जमींदारी सिस्टम क्या था, इस ट्रायंगुलर सिस्टम की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो क्या थी, वर टू charge a fixed amount of rent from the zamindar and zamindar were to free charge any amount from the tiller of the soil। इस वजह से इसका सेकंड पॉइंट क्या हो जाता है, जमींदार्स वर गिवन द फुल फ्रीडम टू कलेक्ट कीप द रेंट, ये सही है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट सॉरी इसमें क्या दे रखा है, जमींदार्स वर गिवन फुल फ्रीडम टू कलेक्ट एंड कीप द रेंट कलेक्टेड बाय देम। तो इसका मतलब हाँ यहाँ देखो अब देखिए यहाँ मतलब बिटवीन द लाइन अब मेरे को भी 3 बार पढ़ना पड़ा। अब आप लोग यही ध्यान रखना है, यहाँ से एक चीज निकल के आ रही है अब कि हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और उसको पूरा समझने की कोशिश करते नहीं है और उसका आंसर पे पहुंच जाते हैं। अभी आप देखिए यहाँ मेरे को भी 3 बार पढ़ना पड़ा है। जमींदारी अब हम ये तो पता है कि जमींदार्स वर फ्री टू चार्ज एनी अमाउंट ऑफ रेंट, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं था कि एंड कीप द रेंट कलेक्टेड बाय देम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये वर्ड लगा दिया इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इस तरीके हमारे को बिटवीन द लाइंस पढ़ना है, बिल्कुल एक बार नहीं 2 बार 3 बार उसको पढ़ के और फिर फाइनल आंसर पे हमें पहुंचना है। तो आई होप ये क्लियर है सबको। देन सेकंड, ऑन द ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियाज डेमोग्राफिक कंडीशन वाज, तो देखिए के अंदर लो लेवल ऑफ लिटरेसी रेट बिल्कुल था, लो मोर्टेलिटी रेट भी था, तो सॉरी इसके अंदर वॉज करेक्टेड बाय द, तो ये हाई था, एंड लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये सही है, हाई लेवल ऑफ लिटरेसी ये गलत है, तो ये तो यहीं से गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद में लो लेवल ऑफ लिटरेसी, हाई मोर्टेलिटी रेट एंड हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये भी गलत हो गया। लो लेवल ऑफ लिटरेसी, हाई मोर्टेलिटी एंड लो लेवल ऑफ, तो इसका मतलब डी इज द करेक्ट। तो अब देखिए ये जो ये पॉइंट है ये पूरा आपका डेमोग्राफिक जो स्ट्रक्चर है उसके सारे फीचर्स ऑलमोस्ट कवर कर रहा है। ये फॉरेन ट्रेड के ऑलमोस्ट फीचर्स आपसे कवर हो गए, ठीक है। एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर के फीचर जो व्हाट वर द कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस वो भी कवर हो चुके हैं। तो आप देख रहे हो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 3 टॉपिक तो बहुत अच्छे से कवर हो गए। यहाँ डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर पूरा कवर हो गया, फॉरेन ट्रेड पूरा कवर कर लिया, और एग्रीकल्चर के कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस वो भी पूरा कवर हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप देख रहे हो 1 मार्क्स में ही इतना सब कुछ कवर हो रहा है। देन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, इंडिया डेवलप साउंड इंडस्ट्रियल बेस ड्यूरिंग द, तो ये तो गलत है। इंडिया had very developed capital goods industry structure on the year of independence, तो ये भी गलत है। अंडर द कॉलोनियल रूल इंडिया जनरेटेड एक्सपोर्ट सरप्लस, अब ये पहले ऑलरेडी आ चुका है, पहले भी आ चुका है। द रियल मोटिव ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर द ब्रिटिश रूल वाज इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब इसमें सी इज द करेक्ट, ठीक है, ये सरप्लस था, बाकी सारे क्या है फॉल्स है। तो अब यहाँ भी आप देख रहे हो कि अल्टीमेटली यहाँ बहुत सारे मिक्स कर दिए फीचर्स, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी कवर करने के, उसमें फॉरेन ट्रेड भी डाल दिया, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी डाल दिया। तो इस तरीके से सारे फीचर्स सेक्टर के जो फीचर्स है उन्हीं से रिलेटेड 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बन रहे। ये ऑप्शन हो गया। फिर आ गया स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन रेफर टू, इसमें दे रखा है कि नंबर ऑफ पीपल एंगेज इन द, बाई डेफिनेशन ये स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन जो होता है वो क्या होता है, द नंबर ऑफ पीपल engaged in the different sector, the number of people engaged in the tertiary sector, the number of people facing the unemployment। तो इसके अंदर आंसर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पीपल engaged in the different sector। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, इट रेफर टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस द सेक्टर्स। तो वो इसके आंसर, मतलब एक तरीके से मीनिंग ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का जो हम पूरा पढ़ते हैं उसका क्वेश्चन दे रखा है। देन उसके बाद में फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन द फील्ड ऑफ, और इन द लाइट ऑफ इंडियाज प्री इंडिपेंडेंस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब देखिए प्री
ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर भी अब कवर हो गया, मतलब अब तक ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ही कवर नहीं होता, फीचर्स में वो भी कवर हो रहा है। तो देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेंट फॉर द लार्ज शेयर ऑफ द वर्कफोर्स, ये सही है। True, sir. Yes. तो इसमें पूछा है इनकरेक्ट, तो ये सही है। फिर आता है इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर ग्रू एट द फास्टर रेट देन द एग्रीकल्चर सेक्टर। False, sir. तो इसका मतलब इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर, तो ये भी फॉल्स है। एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज मार्क्ड विद द डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और उसके बाद में अनबैलेंस ग्रोथ वॉज क्रिएटेड ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स। तो इसमें आपको निकालना इनकरेक्ट, तो ये बी है इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर, तो हमारे को इनकरेक्ट निकालना, बाकी सारे क्या है करेक्ट है। तो इसका मतलब बाकी स्टेटमेंट्स क्या है करेक्ट है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना। इसका मतलब आपको ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के जो फीचर्स है वो अच्छे से पता होना चाहिए। तो अगर वो आपको बिल्कुल क्लियर है तो उसके बाद फिर आप आराम से देख सकते हैं। तो आपने देखा 1 मार्क्स में मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो सारे किससे आए, पर्टिकुलर सेक्टर के फीचर से ही क्वेश्चंस आए। तो फीचर से बेस्ड सारे क्वेश्चंस यहाँ आए, यस और नो। तो अब इसमें ऑलमोस्ट मेन हमारे सेक्टर थे वो सारे कवर हो गए। अब देखिए 2023 वाला जो अभी लास्ट पेपर हुआ था वो वाला देख लीजिए। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन ही है। द फॉलोइंग ऑफ द इज नॉट अबाउट टू द फॉरेन ट्रेड। अब देखिए एक तरह से रिपीट ही हो गया ये क्वेश्चन, ऑलरेडी उसमें भी तो आ चुका, तीनों सेटों के अंदर एक बार आ चुका है ये क्वेश्चन, तो वही क्वेश्चन वापस आ गया। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। तो अब आप इसमें आराम से बता सकते हो कि इंडिया सफर्ड फ्रॉम द लार्ज ट्रेड डेफिसिट, तो आपको पता है कि उस टाइम में सरप्लस था, ठीक है। रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस commodities production were followed, respective policies of commodities productions were followed। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, मतलब आपको गलत स्टेटमेंट निकालना है, ठीक है। उसके बाद में ब्रिटेन मेंटेन द मोनोपोली, तो ये तो सही है ही, ठीक है। इंडिया बिकम एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड द इंपोर्टर ऑफ, ये भी सही है। और रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन वर फॉलोड। तो फर्स्ट वाला ए ऑप्शन जो है वो बेसिकली क्या है, फॉल्स नहीं है, रिलेटेड टू द फॉरेन ट्रेड, क्योंकि इंडिया सफर्ड फ्रॉम द लार्ज ट्रेड डेफिसिट। जबकि आपको पता है कि इंडिया में उस टाइम में क्या था, सरप्लस था। वो अलग बात है कि जो सरप्लस था वो बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल था, बट अल्टीमेटली सरप्लस था। तो ये इसका मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। तो अब आपने देखा कि आपने जैसे 3 इयर्स किया और 3 इयर्स के अंदर रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। अभी 3 इयर्स में 3rd ईयर के अंदर तो आपने देखा क्वेश्चन कुछ आया ही नहीं था, इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी नहीं आया था 2020 में। तो अगरवाइज आप 3 ईयर के भी क्वेश्चंस प्रॉपर तरीके से कर लेते हो सीबीएसई के, तो उसके बाद में रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप मैक्रो में देखिए, मैक्रो के अंदर आपको आराम से 2011 से लेके 2023 के सारा क्वेश्चन बैंक है हर यूनिट के। तो वहाँ आप देखोगे 3 इयर्स के क्वेश्चन आप कर लो, 4th ईयर 5th ईयर धीरे धीरे रिपीट होना स्टार्ट होने लग जाता है, और लास्ट में जाते जाते तो बहुत सारी चीज़ें कॉमन हो जाती है। मुश्किल से हार्डली कोई एक क्वेश्चन अलग आएगा, बाकी सारा ही कॉमन हो जाता है। तो ये 3 इयर्स ही मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द सेट ऑफ द इवेंट, आप इनको क्या करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द गिवन ईयर कॉलम मैच करना है। तो चूज द इनकरेक्ट पेयर। अब देखो इसमें भी आप गलती करते हो, ये जो ऐसा क्वेश्चन आता है ना, उसमें कई बार आप ढंग से प्रॉपर पढ़ते नहीं हो कि आपको मैच करना है या इनकरेक्ट पेयर आइडेंटिफाई करना है। मैंने कई बार देखा है कि इसमें बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, तो इसको ढंग से पढ़ना है आपको, यहाँ प्रॉपर तरीके से आपको रीडिंग लगानी है। तो यहाँ आपको करना क्या है, इनकरेक्ट पेयर को आइडेंटिफाई करना है। तो अब इनकरेक्ट पेयर को आपको आइडेंटिफाई करना है, तो इसमें देखिए कौन सा इनकरेक्ट होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, ये सही है। इंट्रोडक्शन ऑफ टिस्को, ठीक है ना। और ये फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस, ये सही है। और ओपनिंग ऑफ, तो इसका मतलब बी इज द इनकरेक्ट, बिकॉज इसमें 1907, तो देखो क्या कंफ्यूजन क्रिएट किया है, 18 दे दिया 07, तो ये कई बार हम इसको भी स्किप कर जाते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। तो इसका मतलब अब यहाँ एक चीज़ और क्लियर हो रही है कि आपको जो इम्पोर्टेंट डेटाज है वो भी हमें तैयार करना है, और वो जो डेटा है वो कहाँ से तैयार करना है आपको,
जो डेटा आप करेंगे वो प्योरली एनसीईआरटी का डेटा आपको तैयार करना है, बाकी रिफ्रेशर्स पे नहीं जाना है। तो मैं अभी आपको वैसे नोट्स में मैंने मार्क भी करवा रखा है, और अभी मैं जब आपको नोट्स पे लेके चलूँगा तब मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सा डेटा। वैसे तो आप देख ही रहे हो कौन सा डेटा, इसमें काफ़ी सारा डेटा आ गया, मैक्सिमम डेटा आ गया। इसके अलावा और जो डेटा बचा है वो बहुत ही कम ही बचा है, जैसे डेमोग्राफिक वाला बचा है ना, बर्थ रेट वाला, डेथ रेट वाला, इन्फेंट मोर्टेलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बर्थ रेट, डेथ रेट भी सॉरी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, केवल लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का दे रखा है, लिटरेसी का दे रखा है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का दे रखा है। तो वो डेटा आपको देखना है, ये डेटा हो ही गया। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का डेटा जो रेंज में दे रखा है बस वो देखना है। तो ये कुछ डेटाज होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, सारे डेटा याद नहीं करने होते, बट कुछ डेटाज है जो हर चैप्टर में आपको क्या करना है, तैयार करना है। तो उस तरीके से का क्वेश्चन भी आता है। देन उसके बाद में देखिए, अच्छा इसमें अंदर भी बड़ा क्वेश्चन कुछ भी नहीं आया, 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आया अभी तक। वाह, बताओ, आप सरप्राइज वाली बात देखिए आप कि अभी तक चैप्टर 1 जो है वो क्या हुआ है, 1 मार्क्स में आया है। ठीक है, तो इस बार कंफर्म है कि इस पे एक बड़ा क्वेश्चन बनता है, मतलब बड़ा इट मीन्स 3 to 4 के अंदर ही क्वेश्चन आएगा। तो इस बार एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है इसमें 3 to 4 मार्क्स में। तो अब वो कहाँ बनता है, तो हम इन 1 मार्क्स को देख लें, और उसके पश्चात अब हमारे पास थोड़ा डेटाबेस कम है, तो फिर हमारे को डेटाबेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चलना पड़ेगा एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन बैंक देखिए, जो एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन है आईडी के अंदर हर चैप्टर के वो करने ही करने हैं आपको। तो देखिए सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है इनको पढ़ लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए। जैसे एनसीईआरटी में सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द फोकस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया, व्हाट वर द इंपैक्ट ऑफ दीज पॉलिसीज। तो अब ये तो 6 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन आ सकता है 3, 4। ठीक है, इनके सबके आंसर मैंने नोट्स में दे रखे हैं। ठीक है, अब इनमें से हमारे को बस क्वेश्चन को पढ़ के टारगेट से निकालनी है कि ज़्यादातर इंपॉर्टेंट टारगेट एरियाज क्या है। इसके बाद में नेम एंड नोटेबल इकोनॉमिस्ट, ये 1 मार्क्स में आ ही गया हमारा। ठीक है, कवर हो ही गया। व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर स्टैग्नेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेन कॉजेज। अब इस पे बेसिकली एक तो ये से पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, या फिर इस पे पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक आ सकता है, जैसे फोर्सफुल कमर्शियलाइजेशन, जमींदारी, उन पे शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये वाला थर्ड वाला। फिर नेम ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री विच वर ऑपरेटेड आवर कंट्री एट द, तो ये तो कुछ भी लिख, आपको पता है उस टाइम मॉडर्न इंडस्ट्रीज जूस्ट, मतलब आपको हैंडीक्राफ्ट को छोड़ के बाकी आयरन, स्टील, ठीक है ना, जूट, शुगर, वो बहुत सारे दे रखी है, उनमें से कोई भी 2-3 नाम लिख सकते हैं आप। व्हाट वाज द टू फोल्ड मोटिव, ये भी हमने कर रखा है, टू फोल्ड मोटिव, इस शॉर्ट में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडियाज वर रेंड अंडर द, टू एग्री। तो इसके भी रीजंस हमने देख रखे हैं कि भाई किस तरीके से हैंडीक्राफ्ट वो डीके हैंडीक्राफ्ट हुआ था, तो उसके 4 पॉइंट्स हमने 4-5 पॉइंट्स कवर कर रखे हैं। व्हाट ऑब्जेक्टिव डिड द ब्रिटिश इंटेंट टू अचीव द थ्रू द देयर पॉलिसीज, ये 7th क्वेश्चन अगेन मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है। तो 3rd 7th मैं एनसीईआरटी में भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, तो ये 7th वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देन क्रिटिकली अप्रेजल सम शॉर्टफॉल ऑफ द इंडस्ट्रियल, तो ये आप देखिए, ये तो इस तरीके से इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आ सकता है चैप्टर में, क्योंकि इसमें से मेरे को लगता है कि 1 या 2 पॉइंट ही आ सकते हैं। ये तो पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर एक साथ पूछ लिया, तो पूरा एक इंडस्ट्रियल सेक्टर में 4 पॉइंट्स हो एक साथ, तो बहुत बड़ा लेंथी हो जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी एक उसके फीचर्स पे शॉर्ट नोट्स आ सकता है, जैसे उधर फोर्सफुल कमर्शियलाइजेशन पे आ सकता है एग्रीकल्चर में, वैसे यहाँ आ सकता है जैसे कैपिटल गुड्स वर लेकिंग या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे शॉर्ट नोट्स, तो इस तरीके से शॉर्ट नोट्स ही आ सकता है। बाकी बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन क्रिटिकली अप्रेजल द शॉर्टफॉल ये आ गया। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ड्रेन्स ऑफ इंडियाज वेल्थ, तो ये इसके पूरे चांसेस बनते हैं। तो ये इंडियाज ड्रेन्स ऑफ वेल्थ वाला पूरा इस पे शॉर्ट नोट्स मैंने तैयार करवा रखा है। पहले इसमें मीनिंग लिखना है, फिर इसके 3 कीवर्ड्स मैंने मार्क करवा रखे हैं, 3 पॉइंट्स वो पूरे डिटेल में, तो अगर आप उसको पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। देन विच इज द रिगार्डेड एज द डिफाइनिंग ईयर ऑफ द मार्क द डेमोग्राफिक, ये हमें पता ही है 1921। गिव द क्वांटिटेटिव अप्रेजल, तो ये तो डेटा हमें तैयार करना ही है डेमोग्राफिक का। हाईलाइट द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडिया, ये की भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 12 वाला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आता है। तो उसके बाद में 100 द सम इंडियाज मोस्ट क्रूशियल इकोनॉमिक चैलेंजेस एट द इंडिपेंडेंस टाइम, देयर वाज इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ऑपरेटेड अंडरटेकन, तो ये हमें पता है, ये डेटा याद करना है। इंडिकेट द वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, और वेर देर एनी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला इम्पैक्ट अगर आता है तो ये तो हम वैसे ही लिख लेंगे। ये एक 15 वाला क्वेश्चन भी आप मार्क कर सकते हो।
तो इस तरीके से एनसीईआरटी में भी आप देख रहे हो कि बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, बट उनमें से जो इंपॉर्टेंट जो बनता है, तो ओवरऑल अगर हम देखें इन सारे क्वेश्चन की स्टडी करने के बाद, तो बेसिकली एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हम 3 to 4 मार्क्स की बात करें, 1 मार्क्स में तो आपने देख लिया अच्छे से कि ऑलमोस्ट सारा कवर हो ही गया आपका, उसमें सारे फीचर सब कुछ इतने सारे दे रखे हैं, बहुत काफ़ी हो गया। अब 1 मार्क और अच्छे तैयार करने के लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक के पीछे के सारे क्वेश्चन और कर लोगे, तो फिर 1 मार्क आपका गलत हो ही नहीं सकता। अब हम बात करते हैं, अगर इसमें 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा तो आएगा भी नहीं, 6 मार्क्स का तो बहुत ही रेयर चांसेस है। वैसे तो देखो कंबाइंड जो यूनिट है वो 12 मार्क्स की है, जिसमें 3 चैप्टर मिला के हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों को मिला के 12 मार्क्स है। तो आने को वैसे कुछ भी आ सकता है, बट ज़्यादातर जो इस चैप्टर का वेटेज होता है 3 to 4 मार्क्स का होता है। तो अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर, अब एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हमें कहाँ फोकस करना है, ओनली एंड ओनली द 2 पॉइंट्स पे फोकस करना है, जो कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस। देखो हम नोट्स निकाल लेते हैं अब, और नोट्स के साथ हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये चैप्टर है, अब चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो बनता है, अगर हम सेक्टर वाइज चले, तो जैसे मैंने आपको बताया कि बाकी तो सारा 1 मार्क्स का ही बनता है। अब ये सबसे पहले एग्रीकल्चर पे आ जाइए, अब डायरेक्ट ये तो सब मैंने तैयार करवाए रखा, आपको कीवर्ड सब बता रखे हैं सारे 1 मार्क्स में। एग्रीकल्चर में भी अब आपको डायरेक्ट कहाँ आना है, कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस, ये वाला टॉपिक पे आना है, और इसमें 2 टॉपिक ढंग से तैयार करने हैं आपको बस। एक तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम, और दूसरा फोर्सफुल कमर्शियलाइजेशन। इनको बहुत अच्छे से तैयार करना है, तो इसके लिए मैंने सारे कीवर्ड मार्क करवा रखे हैं। तो कौन बताएगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम के कीवर्ड क्या क्या मार्क करवा रखे हैं मैंने, एनीवन, लिखा हुआ है सबके पास? फैक्ट्स। तो देखिए आपको पता है कि उस टाइम में लैंड रेवेन्यू सिस्टम 3 तरह के थे, तो वो बता दो, नेम बता दो वेरियस टाइप। उसमें से जो हमारे सिलेबस में है वो कौन सा है, जमींदारी। तो व्हेन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हुम, ये बता दिया, और उसके बाद में व्हाट वाज द जमींदारी सिस्टम, वो बता दिया। देन उसके इम्पैक्ट, तो उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो 2 इम्पैक्ट दे रखे हैं उसके बेसिकली। एक तो क्या दे रखा है कि ओवरऑल क्या हुआ था नेगेटिव इम्पैक्ट के अंदर, कि मेनली द कंसर्न विद एक्सट्रैक्टिंग द रेवेन्यू फ्रॉम द टिल ऑफ द सॉइल, तो ये प्रोडक्टिविटी कम हो गई थी, लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, और दूसरा एक्सप्लॉइटेशन ऑफ टिलर ऑफ द सॉइल। तो ये इसके 2 पॉइंट बना दो अलग अलग आप इम्पैक्ट के भी। तो अब आप देखिए कि अगर कीवर्ड आप मार्क कर लो, तो आपको कहीं इसको रटने की जरूरत ही नहीं है। आपको ये तो बताना कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम के टाइप कौन कौन से थे, उसमें से जो जमींदारी है वो व्हेन वाज इंट्रोड्यूस्ड, बाय हुम इंट्रोड्यूस, व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ जमींदारी, और उसके क्या नेगेटिव थे। देन इसके बाद में ऐसे ही फोर्सफुल कमर्शियलाइजेशन, इसमें भी मैंने कीवर्ड मार्क करवा रखे हैं। बताना 4 पॉइंट बताने हैं। सबसे पहले आपको इसमें 2 टाइप की कमर्शियल फार्मिंग होती है। कमर्शियल फार्मिंग को समझने के लिए सब्सिडी फार्मिंग होती है और कमर्शियल फार्मिंग होती है, दोनों का मीनिंग बता दिया। फिर हमारी फोर्सफुल कमर्शियलाइजेशन कैसे हुआ, किस तरीके से ब्रिटेन ने हमारे को फोर्सफुली इंडिगो और उन सारे के लिए फोर्सफुली हमारे को कल्टीवेट करवाया गया, और फिर उसके इम्पैक्ट क्या आए। आपको पता है कि उस टाइम में 2 मेनली इम्पैक्ट आए, एक तो देयर वाज शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन, और दूसरा क्या था, जो बेसिकली प्रॉब्लम थी वो क्या थी, जो सॉइल फर्टिलिटी थी वो डिक्लाइन हो गई थी। तो इस तरीके से ये शॉर्ट नोट्स तैयार करना है। बाकी जो इरिगेशन वाला है ये तो बहुत ईजी सा पॉइंट है, तो ये तो आप पढ़ लोगे तो अपने आप समझ में आ ही जाएगा। और इम्पैक्ट पार्टीशन ये वाला एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट दे नहीं रखा है। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर में आपको यहाँ फोकस करना है। फॉरेन ट्रेड में बस बाकी सारी रीडिंग लगानी है। सॉरी, इंडस्ट्रियल सेक्टर आ गया। इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये ढंग से तैयार करना है। इसी के ऊपर मैंने बताया कि 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो शॉर्ट नोट्स ऑफ पूरा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आ सकता है, एक 2 फोल्ड मोटिव, आपने क्वेश्चन भी देखा है 2 फोल्ड मोटिव का, है ना, और एक पूरा शॉर्ट नोट्स आ सकता है, और एक जो हैंडीक्राफ्ट वाला। तीनों ही क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं इसके। तो इसी टॉपिक पे आपको देखो क्वेश्चंस एनसीईआरटी में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि एक डायरेक्ट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे शॉर्ट नोट्स आ जाए, एक 2 फोल्ड मोटिव आ जाए, एक डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, तो तीनों इसी के अंदर कवर होते हैं। ये सारा मैंने आपको बता रखा है, पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो बता दूंगा मैं। इस तरीके से आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर बेसिकली इन 3 पॉइंट पे आपको शॉर्ट नोट तैयार करना है। लोब साइडेड मॉडर्न इंडस्ट्री, इसके भी मैंने कीवर्ड मार्क करवा रखे हैं सारे, ठीक है। और कैपिटल गुड्स वर लेकिंग, तो ये 3 पॉइंट ढंग से तैयार करने। तीनों में से अगर बड़ा क्वेश्चन भी आता है तो भी कवर हो जाएगा, और शॉर्ट नोट्स आता है तो भी इन्हीं से ज़्यादातर आता है। तो इन तीनों को ढंग से तैयार करने आपको, ठीक है। स्पेशली इनमें सबसे इंपॉर्टेंट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला टॉपिक है। बाकी इनके सबके मैंने कीवर्ड बता रखे हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं। फॉरेन ट्रेड में आपको बस केवल रीडिंग लगानी है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ड्रेन्स ऑफ इंडियाज वेल्थ। बाकी तो रीडिंग लगाने से समझ में आ जाएंगे सारे, कॉम्पोजिशन, डायरेक्शन, वॉल्यूम।
बाकी डिटेल वीडियो देखो मैंने यूट्यूब पे डाल ही रखा है पूरा सारा, इसका वन शॉट भी डाल रखा है, इसका पर्टिकुलर सेक्टर वाइज भी मैंने डाल रखा है, तो आप आराम से वहाँ कीवर्ड सब कुछ मैंने डिटेल में बता रखा है। तो आपको डिटेल में दोबारा से देखना है, दोबारा से पढ़ना है तो आप यूट्यूब से देख लीजिए। और बाकी जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब ड्रेन्स ऑफ इंडियाज वेल्थ, इसके अंदर पहले मीनिंग बता दिया, फिर इसके भी मैंने कीवर्ड मार्क करवा रखे हैं। जो ड्रेन्स ऑफ इंडियाज मतलब ट्रांसफरिंग ऑफ इंडियाज वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन, ये हो गया। और व्हाट वर द फॉर्म ऑफ इट, तो सबसे पहला कीवर्ड क्या मार्क कर रखा है, इनविजिबल, डेफिशिएंट ऑफ इनविजिबल ट्रेड, मतलब हमारा सर्विस जो था उसका हम इंपोर्ट ज़्यादा करते थे तो उस पर ज़्यादा खर्चा होता था। देन उसके बाद में इंटरेस्ट, डिविडेंड ऑन प्रॉफिट, और लास्ट में क्या आ गया, वॉर गुड्स, पेमेंट फॉर द वॉर गुड्स। तो ये 3 कीवर्ड्स हमने मार्क कर रखे हैं, पूरा डिटेल में मैंने समझा रखा है। डिटेल वीडियो देखना है तो आपको ऑलरेडी मैंने सारा अपलोड कर रखा है, तो ये तैयार करना है। फिर उसके बाद डेमोग्राफिक में आपको स्पेसिफिक कुछ भी तैयार नहीं करना है, बस इसके जो डेटा है वो तैयार करने हैं। तो इसमें डेटा बेसिकली क्या करना है, जैसे एक तो ये सेंसस वाला डेटा ये आ ही चुका है 1880 ये वाला, इसके अलावा जो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड वाला आ गया। फिर उसके बाद में जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाला डेटा है, ठीक है, इन्फॉर्म मोर्टेलिटी वाला डेटा है जो पहले कितना था 218, ठीक है, 32 ईयर्स। तो इसके डेटा याद आपको करने हैं। जो मास लिटरेसी 16% ओवरऑल और 7% फीमेल और वाइट डिस्ट्रीब्यूट। तो बस इसमें तो आपको क्या करना है, रीडिंग लगानी है, बस जो डेटा याद कर लेना है। तो ये टॉपिक तो वैसे भी तैयार हो जाता है, कुछ ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। देन उसके बाद में आता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ये टॉपिक फिर थोड़ा तैयार करना होता है। तो इसके अंदर भी वैसे कुछ भी नहीं है, आपको पता है कि पहले मीनिंग बता दिया ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का, फिर आपको पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर था वो 70 to 75% डेटा दे रखा है आपको एक रेंज में, वो डोमिनेंसी थी उसकी। इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो इन्फंट था, मतलब ब्लीक ग्रोथ थी, उसका 10% ही था। और फिर लास्ट में इनबैलेंस ग्रोथ वाला पॉइंट। तो 3 पॉइंट आपको इसमें बताने, ठीक है। ये ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन, ये वाला इसमें 2 वेरिएशन बता रखे हैं, एक तो कौन सा रीजनल का वेरिएशन और सेक्टर का, दोनों का ही बता सकते हो आप, उस तरीके से आप इसमें बता सकते हैं। तो ढंग से ध्यान रखना, ये रीजन ध्यान से रखना, ये कौन से जो एरियाज थे जिनके अंदर एग्रीकल्चर का जो परसेंटेज था वो कम हुआ और किन में बढ़ा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही बिटवीन द लाइन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको जो तैयार करना है केवल रेलवे, और रेलवे में भी क्या तैयार करना है, बेसिकली जो मेन तैयार करना है वो करना है कि द मेन मोटिव ऑफ ब्रिटिश रूल बिहाइंड द ऑब्जेक्टिव द रेलवे ऑफ इंडिया फॉर द फॉलोइंग। तो इसका बेसिकली व्हाट वर द मोटिव ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस रेलवे इन इंडिया, ये ही तैयार करना होता है। अब पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ रेलवे वो तो हम वैसे ही लिख देंगे, साइड इफेक्ट थे तो पॉजिटिव इंपैक्ट वाला तो वैसे हम पढ़ लेंगे, तो वैसे तैयार हो जाएगा। और व्हेन वाज इंट्रोड्यूस और फर्स्ट ट्रेन, इसका 2 डेटा है, प्लस ये पॉजिटिव वाले तो वैसे ही हमारे को याद हो। तो आपको मेन ध्यान इस पर देना है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या मोटिव था, उसमें भी मैंने 3 कीवर्ड मार्क करवा रखे हैं। फर्स्ट जो है इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन एंड इफेक्टिव कंट्रोल, सेकंड जो है इसके अंदर हमने कर रखा है वो अर्निंग प्रॉफिट थ्रू द ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, और फिर थर्ड जो है वो है अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। तो 3 मोटिव पूरा डिटेल में मैंने समझा रखा है, सब कुछ कर रखा है। तो इसमें 3 कीवर्ड आपको याद रखने हैं, बाकी सब की आपको बस रीडिंग लगा लेनी है और चैप्टर कंप्लीट। वॉज देयर एनी पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट, तो इसके लिए तो अलग से कुछ तैयार करने की जरूरत ही नहीं है। जब आपने एक पूरा चैप्टर ढंग से पढ़ लिया तो आप आराम से उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी निकाल सकते हो, उसके नेगेटिव तो बहुत सारे हैं, तो इसलिए इसको अलग से तैयार करने की जरूरत नहीं है। और ये जो इसके फीचर्स हैं, द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो इनकी बस एक रीडिंग लगा लो, इनको तैयार करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। वैसे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 मार्क्स के लिए कुछ आ सकता है। तो इस तरीके से जो हमारी टारगेट स्टडी वो फाइनल हो चुकी है। एग्रीकल्चर मेनली जो 2 फीचर्स, द कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस, इंडस्ट्रियल सेक्टर के 3 फीचर्स, फॉरेन ट्रेड में क्या आ गया, ड्रेन्स ऑफ इंडियाज वेल्थ, देन उसके बाद में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर थोड़ा ढंग से तैयार करना है, और उसके बाद में फिर रेलवे में भी क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में व्हाट वाज द मोटिव ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस द रेलवे। तो ये हमारे जो टॉपिक है ये ढंग से तैयार करने, और बाकी पूरा चैप्टर आप रीडिंग लगा लो, तो उससे आपका 50% क्या, मेरे हिसाब से 60-70% बर्डन तो वैसे ही खत्म हो गया कि आपको बस मेन फोकस यहाँ करना, बाकी रीडिंग लगानी है। और अगर आप इनको फोकस करके, इनको ढंग से तैयार करके बाकी रीडिंग लगा लोगे और फिर भी एग्जाम में जाओगे और वहाँ से क्वेश्चन आ गया तो आप आराम से अटेम्प्ट करके आ जाओगे। बट इनको